Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइकल पोएम। माइकल पोएम जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम वर्ड्सवर्थ की ऑलरेडी काफ़ी पोएम्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और इससे पीछे मैंने आपको बताई थी इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, उसके बारे में बताया था। और आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो है माइकल पोएम। अब सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो माइकल पोएम है ये किस प्रकार की पोएम है। माइकल एक पेस्टोरल पोएम है। इतना ध्यान रखना चाहिए आपको कि माइकल क्या है, ये पेस्टोरल है। माइकल पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल आपको मालूम ही होगा कि पेस्टोरल पोएम क्या होती है। पेस्टोरल पोएम डील करती है जो पेस्टोरल बैकग्राउंड होता है। पेस्टोरल बैकग्राउंड होता है उससे डील करती है पेस्टोरल पोएम। इसमें रस्टिक एनवायरनमेंट होता है, इसमें आपके विलेज के सीन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में वर्णन किया जाता है। तो कुल मिलाकर कंप्लीटली जो ये पेस्टोरल पोएम्स होती हैं ये रस्टिक एनवायरनमेंट बेस्ड पोएम होती है, पेस्टोरल पोएम। और ये जो पोएम है ये माइकल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेस्टोरल पोएम्स। ये मोस्ट फेमस पेस्टोरल पोएम्स ही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पेस्टोरल के बारे में बताया था कि पेस्टोरल क्या है, पेस्टोरल गडरियों से रिलेटेड है। पेस्टोरल विलेज से रिलेटेड है, विलेज सीन से रिलेटेड है, वो जो जीव जंतुओं का जो दृश्य है उससे रिलेटेड है। एक रस्टिक एनवायरनमेंट को अपने आप में लिए हुए होता है कौन, पेस्टोरल। तो ये जो पोएम है पेस्टोरल, ये माइकल जो पोएम है ये पेस्टोरल पोएम है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पर मैं फोकस इस वजह से ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज माइकल। माइकल किस प्रकार की पोएम है। देन योर आंसर विल बी, आपका जो आंसर होगा वो होगा पेस्टोरल पोएम। माइकल कैसी पोएम है, माइकल पेस्टोरल पोएम है। माइकल एक पेस्टोरल पोएम है और इस पेस्टोरल में भी एक बैलेड है। बैलेड ट्रेडिशनल टिपिकल फॉक सॉन्ग होता है बैलेड, तो ये एक पेस्टोरल बैलेड हम इसको कह सकते हैं। माइकल जो है वो एक पेस्टोरल बैलेड है। दिस इज द पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि जो माइकल पोएम है उसके पोइट कौन है। देन योर आंसर विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ। माइकल पोएम के पोइट कौन है, माइकल पोएम के पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ माइकल पोएम के पोइट हैं। अब ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई कि माइकल कैसी पोएम है, पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल क्या होता है ये आपको मालूम ही है। इसके अलावा माइकल जो ये पोएम है माइकल, ये पेस्टोरल बैलेड है और किसके द्वारा लिखी गई कविता है, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है और ये जो पोएम है इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1800। ये 1800 में पब्लिश की गई थी और ये लिरिकल बैलेड में ही इसको पब्लिश किया गया था। ये पोएम 1800 में पब्लिश की गई थी। और वर्ड्सवर्थ की जो बेस्ट पोएम्स होती हैं उन कैटेगरीज में ये पोएम आती है माइकल। और ये थोड़ा सा लीक से हटकर है कविता। आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो जनरली क्या लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ प्लेसेस को इंडिकेट करके पोएम लिखते हैं, उन स्थानों को दर्शाते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया है, एक माइकल के बारे में बताया, तो ये एक टेल के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया है। ये जो पोएम है ये पेस्टोरल बैकग्राउंड है, नेचर से ये भी जुड़ी हुई है, प्रकृति का दृश्य इसमें भी देखने को मिलेगा। बट द सीन यू फाइंड इन द पोएम माइकल वो बिल्कुल डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू द अदर पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की अगर जो आप दूसरी पोएम की कंपैरिजन करें माइकल से तो वो दृश्य आपको बिल्कुल परिवर्तित यहां पर मिलेगा। यू विल फाइंड अ काइंड ऑफ चेंज सीन इन द पोएम माइकल। माइकल में वो चीजें आपको अब बिल्कुल अलग दूसरे रूप में बदली हुई मिलेंगी। अब ये जो माइकल पोएम है ये बेस्ड किस पर है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ये जो माइकल पोएम है, माइकल पोएम में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, हमारे कौन कौन से किरदार माइकल पोएम में आते हैं। क्योंकि माइकल पोएम को समझना है तो उसके कैरेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कैरेक्टर बेस्ड पोएम है। अब सबसे पहला किरदार तो माइकल का ही आता है जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है, ये माइकल का कैरेक्टर है। दूसरे नंबर पर अगर जो हम बात करें तो माइकल की जो वाइफ है इजाबेल माइकल की वाइफ है। और तीसरे पर बात करें तो माइकल का जो बेटा है लूक,
माइकल का बेटा, माइकल का सन लूक, इजाबेल माइकल की वाइफ और माइकल, इन तीनों की कहानी है। सबसे बड़ी बात है, अगर जो आपको इस पोएम को समझना है तो इसकी कहानी को समझना होगा। कहानी को आपने एक बार समझ लिया तो पोएम को समझना भी आसान हो जाएगा, उसकी लाइंस को पहचानना आसान हो जाएगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगा और स्टोरी बताने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी मेजर लाइंस हैं जो आप तैयार कर सकते हैं और जो आपको करनी भी चाहिए। ठीक है ना, जो आपको करनी भी चाहिए तो वो आपको मतलब पक्का इसकी तैयारी होनी चाहिए इस तरह से कि कौन कौन सी लाइंस आपको इसकी तैयार करनी चाहिए, वो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले उस सबसे बड़ी बात है कि ये जो माइकल है इसको स्टोरी को सुनना, इसकी स्टोरी को पहचानना ताकि कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज ये कि अब हम बात कर लेते हैं कि माइकल का सोर्स कहां से लिया गया है। माइकल का सोर्स बाइबल से है। ध्यान रखना, बाइबल में अब्राहम की स्टोरी है बाइबल की, तो माइकल का जो सोर्स है वो वहीं से है। द सोर्स ऑफ द पोएम कम्स फ्रॉम द बाइबल। ये क्वेश्चन केवल इतना आता है कि इसकी कहानी का सोर्स कहां से लिया गया है, कहां से जो पोएट है वो मेनली इंस्पायर हुए इस चीज को लिखने के लिए, इस कहानी को लिखने के लिए। तो कहीं ना कहीं बाइबल में भी ये सोर्स हमें देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से डिराइव की गई है, कहां से, बाइबल से डिराइव की गई है। लेकिन जो कैरेक्टर्स है, उसकी जो प्लेसेस है, जो सिचुएशंस है, उसमें चेंज कर दिया गया है। दैट इज ऑल अबाउट माइकल इन ब्रीफ। ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया माइकल के बारे में कि माइकल जो पोएम है इसमें कैरेक्टर्स माइकल है, माइकल की वाइफ है, इसके अलावा माइकल का बेटा है और माइकल के नेफ्यू का भी इसमें जिक्र किया गया है इस पोएम में। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो पोएम है ये फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? 1800 में पब्लिश हुई थी। माइकल कैसी पोएम है? माइकल एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल में भी ये पेस्टोरल बैलेड है। माइकल जो है ये लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई जो माइकल पोएम है। और दूसरी बात ये कि ये जो स्टोरी है ये वर्ड्सवर्थ की दूसरी पोएम से थोड़ा डिफर है, क्योंकि नेचर का जो एस्पेक्ट ऑफ नेचर है वो कवि का जो एक एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर है उससे बिल्कुल अलग हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो इस वजह से उस कैटेगरी में हम इसको काउंट नहीं कर सकते, बट इट रिजेंबल्स नेचर। ये प्रकृति को बहुत ज्यादा दर्शाती है, प्रकृति के दृश्यों का ये वर्णन करती है। तो माइकल एक ऐसी कविता है, माइकल एक ऐसी पोएम है जिसमें नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है। नेचर को इस तरह से दर्शाया गया है जैसे कि मानो जो प्रकृति है और उसमें मानव का जो साथ है और प्रकृति का जो रूप है उसको एक साथ उसमें कंबाइन कर दिया गया है, उसमें जोड़ दिया गया है। क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ केवल पोएट ऑफ नेचर नहीं कहलाते, वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ मैन भी कहलाते हैं। जो ह्यूमन बीइंग के जो पोएट है ना वो वर्ड्सवर्थ कहलाते हैं। तो वर्ड्सवर्थ इंसानियत, ह्यूमैनिटी, हाँ, वर्ड्सवर्थ प्रकृति को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। वर्ड्सवर्थ की कविताओं में हमें यह रंग देखने को मिलता है। अब कोई भी आप बात करें और किसी भी तरह से आप वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो ये जो है वर्ड्सवर्थ ह्यूमन नेचर और जो नेचुरल नेचर है उसमें उनका एक कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं वो इस प्रकार से होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो माइकल है ये वास्तव में किस रूप में है। ये जो माइकल पोएम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइकल जो पोएम है हमारा ये बैलेड है इन नेचर में। और बैलेड जो पेस्टोरल तो हमने बात ही कर ली, इसके साथ ये माइकल जो पोएम है ये बैलेड इन नेचर है। और ये मैं आपको पॉइंट बता ही चुका हूं कि 1800 में इसको पब्लिश किया गया इन दी एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड के ही एडिशन में 1800 में इसको पब्लिश किया गया। अब एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में आ जाता है और नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दी पोएम माइकल। माइकल पोएम में कितनी लाइन्स हैं? क्योंकि जो लॉन्ग पोएम्स हैं उनकी लाइन्स पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो माइकल पोएम्स में कितनी लाइन्स हैं? तो योर आंसर विल बी 491, 491। 491 लाइन्स आर देयर इन माइकल पोएम। माइकल पोएम में कितनी लाइन्स है? योर आंसर विल बी 491।
तो माइकल पोएम में 491 लाइंस हैं। और दूसरी बात की जो माइकल पोएम है वो कैसी है, वो एक पेस्टोरल पोएम है। पेस्टोरल में भी एक बैलेड है। माइकल पोएम को जो पब्लिश किया गया वो 1800 में किया गया। किस एडिशन में किया गया, ये लिरिकल बैलेड के एडिशन में किया गया। लिरिकल बैलेड के एडिशन में इसको माइकल पोएम को पब्लिश किया गया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि माइकल पोएम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दर्द भरी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है माइकल। ये माइकल कैरेक्टर की स्टोरी है। माइकल जो एक एजिड मैन है, रादर वी कैन कॉल हिम एजिड फादर। माइकल को हम एजिड फादर की संज्ञा भी दे सकते हैं कि माइकल एक एजिड फादर है। एजिड फादर क्यों कहेंगे हम माइकल को, उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं माइकल की जो वाइफ है, एक तो माइकल कैरेक्टर हो गया, ये एजिड मैन है, ये एजिड मैन है और इसको एजिड फादर भी हम कह सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कैरेक्टर आता है इजाबेल का। इजाबेल कौन है, ये माइकल की वाइफ है। इजाबेल कौन है, ये माइकल की वाइफ है। इजाबेल माइकल की वाइफ है। और जो माइकल है, माइकल एक एजिड व्यक्ति है, एजिड मैन है माइकल। इजाबेल उनकी वाइफ है माइकल की। और इसके अलावा इनका एक बेटा है, देयर ओनली सन, जिसका नाम है लूक। लूक जो है इनका बेटा है। तो ये स्टोरी इनके अराउंड ही घूमेगी, पूरी कहानी जो चलती है। और यहां पर ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मेन क्वेश्चंस तो तैयार हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसी पोएम है, इसमें स्टोरी में से क्वेश्चन नहीं आते, इसमें कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस कहानी से। और जितना मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, मैं बशर्ते आपको पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन अभी जितने पॉइंट्स बता दिए हैं इनमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इनसे ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो पॉइंट क्या क्या मैंने आपको बताए कि माइकल पोएम के पोएट कौन है, योर आंसर विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ। माइकल पोएम के जो पोएट हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो माइकल पोएम है ये कब पब्लिश हुई, तो योर आंसर विल बी 1800 में ये पब्लिश हुई। फिर तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि माइकल पोएम जो है वो 1800 में किस में पब्लिश हुई, योर आंसर विल बी इन द एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड के एडिशन में ये पब्लिश हुई। फिर ये क्वेश्चन आता है कि माइकल पोएम में कितनी लाइंस हैं, योर आंसर विल बी 491, 491 लाइंस हैं माइकल पोएम में। फिर क्वेश्चन ये आता है कि माइकल कौन है, माइकल एक ओल्ड शेफर्ड है। माइकल एक ओल्ड शेफर्ड है, एक बूढ़ा गडरिया है जिसको माइकल कहा गया है। तो उस बूढ़े गडरिए की कहानी है ये। माइकल एक एजिड फादर है, वो एक ओल्ड शेफर्ड के रूप में जाना जाता है, एजिड फादर के रूप में और एजिड मैन के रूप में माइकल को रिप्रेजेंट किया गया है। इजाबेल माइकल की वाइफ है और ल्यूक जो है वो माइकल का बेटा है। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। जस्ट अ मिनट, इतना हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लोग हैं, माइकल है और जो इजाबेल है, अब मैंने आपको बताया कि इनका एक बेटा है जिसका नाम क्या है, ल्यूक उसका नाम है बेटे का। और यहां पर ये जो कहानी है ये किस तरह से, मतलब ये अपनी लाइफ को सही लीड कर रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन देयर लाइफ, सब कुछ सही चल रहा है। माइकल जो है वो दिन भर मेहनत करता है। सबसे पहली बात तो ये जो स्टोरी है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो एक एनवायरनमेंट, एक जो वहाँ का जो नेचुरल बैकग्राउंड है उसके साथ स्टार्टिंग होती है कि वहाँ पर कितना कठिन रास्ता है और कितने जटिल पत्थरों से बना हुआ वो रास्ता है। और वहाँ पर जहाँ पर लोगों को देखा नहीं जा सकता, केवल कुछ गडरियों का जो झुंड है वहाँ पर उसको देखा जा सकता है। उस प्रकार के दृश्य से इस पोएम की स्टार्टिंग होती है। मतलब स्टार्टिंग जो होती है वो पोएम के एक नेचुरल सीन के साथ पोएम की स्टार्टिंग होती है। पोइट जो है वो ये बताना चाहता है कि ये जो पोएम है इसमें मतलब किस तरह का वो माहौल है, किस तरह की वो कंडीशन है, किस तरह की वो वैली है, वो वैली कौन सी है, वो स्थान कौन सा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आपको पोएम पढ़ाऊंगा। उसकी लाइंस की जो मेन लाइंस है तब ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें। इसके साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों, जो ये माइकल है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि माइकल पोएम
एक बैलेट 491 लाइंस माइकल पोएम में रही। तो ये जो माइकल है ये एक शेफर्ड है और इसकी वाइफ इजाबेल है और ल्यूक है। ये माइकल अपने परिवार के सर्वाइविंग के लिए अत्यधिक मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और दूसरी चीज़ कि इसको इस प्रकार से दिखाया गया है कि जो इनका लोकल एरिया है उससे माइकल बहुत अच्छी तरह परिचित है और एक हार्ड वर्किंग मैन है माइकल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक तनाव से घिरा हुआ है, एक परेशानी है जो उसके दिमाग में चल रही होती है। और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ व्यक्ति, मतलब अपनी जमीन और जड़ और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति माइकल है, लेकिन वो परेशानी में है। और वो परेशानी में क्यों है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये जो परिवार को सरवाइव करना, परिवार को आगे लीड करना, वो सबसे बड़ा उसका कारण होता है कि परिवार को आगे कैसे लीड करे, क्योंकि अत्यधिक मेहनत का काम है और वो वहाँ पर जो है अपनी भेड़ बकरियां चराता है। माइकल जो है वहाँ पर उस स्थान पर अपनी भेड़ बकरियां चराता है और जो वो स्थान है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो भूमि है वो पूरी तरह से उपजाऊ नहीं है। तो और ऐसे में सरवाइव कर पाना बहुत ही कठिन काम होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। तो लेकिन जो माइकल है वो अपने काम को करता है और अपनी उस जिम्मेदारी को लेता है। और जो इजाबेल है, इजाबेल उसमें पूरी तरह से उसका साथ देती है। इजाबेल क्या कहती है? इजाबेल पूरी तरह से साथ देती है। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो माइकल है वो माइकल और इजाबेल वो एक लालटेन को लेकर चल रहे होते हैं। और लालटेन क्यों? क्या? ताकि वहाँ पर जो रास्ता है उस रास्ते में अंधेरे में से उस लालटेन से गुजर सके। लालटेन का जिक्र यहाँ पर एक पोएम लूसी की पोएम है उसमें भी लालटेन का जिक्र इन्होंने किया था, वर्ड्सवर्थ ने। यहाँ पर भी लालटेन को मेंशन किया गया है। तो कुल मिलाकर जो डार्की प्लेसेस हैं उनसे गुजरने के लिए लालटेन को दिखाया गया है। और यहां पर दूसरे रूप में लालटेन ये भी दर्शाती है कि कितने हार्ड, सिंबॉलिक मीनिंग उसका ये है कि कितने हार्ड वर्किंग माइकल और इजाबेल हैं जो अपने मेहनत करते रहते हैं। और किस चीज के लिए करते रहते हैं? वो अपने कार्य को करने के लिए। और उन्होंने अपने घर के बाहर उस लालटेन को लटका रखा है। और वो जो घर है, अब देखो मेन क्वेश्चन आने वाला है आपका, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार किसको कहा गया है? इवनिंग स्टार किसको कहा गया है? व्हाट इज इवनिंग स्टार इन द पोएम इन वन ऑफ द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ? अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज इवनिंग स्टार इन वन ऑफ द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, कि वर्ड्सवर्थ की किसी एक पोएम में इवनिंग स्टार को मेंशन किया गया है। व्हाट इज इवनिंग स्टार? ये इवनिंग स्टार क्या है? किसको इवनिंग स्टार कहा जाता है? क्या ये पोल स्टार को कहा गया इवनिंग स्टार, या फिर डैफोडिल्स को उन्होंने इवनिंग स्टार कहा है, या फिर किसी फ्लावर को इवनिंग स्टार कहा है, और या फिर जो माइकल की जो कॉटेज है उसको इवनिंग स्टार कहा गया है? तो इस यहां पर आप चीज ध्यान रख लेना दोस्तों कि जो उनका देयर होमस्टीड, उनका जो रहने का स्थान था, दैट वॉज कॉल्ड इवनिंग स्टार। उनके जो कॉटेज को कह सकते हैं, होमस्टीड को हम बोल सकते हैं, तो देयर होमस्टीड इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, उसको इवनिंग स्टार का नाम दिया जाता है। तो यहां पर जो इवनिंग स्टार है, इट इज द प्लेस वेयर माइकल, इजाबेल एंड देयर सन ल्यूक सर्वाइव और लिव, दैट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, उसको इवनिंग स्टार कहा गया है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये जो पोएम है जिसका नाम है माइकल, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है। इस पोएम को 1800 में पब्लिश किया गया। ये पोएम 1800 में पब्लिश हुई। और जो 1800 में जो ये पोएम पब्लिश हुई, किस में पब्लिश हुई? ये लिरिकल बैलेड में इसको पब्लिश किया गया। 1800 में लिरिकल बैलेड में इस पोएम को पब्लिश किया गया जिसका नाम माइकल इस पोएम का नाम है। और इस पोएम में 491 लाइन्स हैं और ये एक पेस्टोरल बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है। ये बैलेड है, पेस्टोरल बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है और लिरिकल बैलेड में इसको पब्लिश किया गया। इट इज द स्टोरी ऑफ अ शेफर्ड कॉल्ड माइकल। ये गडरिये जिसका नाम माइकल है,
उसकी कहानी है, एक गडरिये की कहानी है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है माइकल। तो ये गडरिये माइकल की कहानी है। इसके अलावा माइकल कैसा व्यक्ति है, माइकल एक एजिड मैन है जिसको एजिड मैन, एजिड फादर के रूप में भी जाना जाता है। माइकल की जो वाइफ है उसका नाम है इजाबेल। माइकल की वाइफ कौन है, माइकल की वाइफ का नाम इजाबेल है। तो इजाबेल माइकल की वाइफ है और इनका एक बेटा है जिसका नाम है ल्यूक। इनका बेटा कौन है, ल्यूक है। और इसके अलावा माइकल एक हार्ड वर्किंग मैन है, इजाबेल उसका कोऑपरेट करती है। इजाबेल और माइकल जब साथ साथ में जाते हैं, काम करते हैं, तो लालटेन इनके पास में होती है और लालटेन अक्सर इनके घर पे टंगी हुई भी हमें दिखाई देती है। और इसके साथ साथ जो इजाबेल है वो अपने काम को मतलब एंजॉय करती है, हार्ड वर्क में भी एंजॉय करती है और वो कार्य करते समय गीत भी गाती है। जो इजाबेल है, इजाबेल वो गीत भी गाती है। और इसके साथ साथ ये मतलब जो माइकल है ये डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, ये डाउन टू अर्थ व्यक्ति है और बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और ये व्यक्ति, ये दोनों अपने एक घर में रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। जबकि एक इनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, ल्यूक की जिम्मेदारी, और इससे भी बड़ा एक जिम्मेदारी और थी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कारण था, कि जिनका इनके ऊपर एक बोझ कह सकते हैं कि एक बर्डन था इन दोनों के ऊपर, और स्पेशली माइकल के ऊपर एक बर्डन था। वो बर्डन क्या था वो भी मैं आपके साथ मेंशन करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि वो क्या बर्डन इसमें देखने को आपको मिलेगा, कि किस प्रकार का बर्डन माइकल के ऊपर था। लेकिन उससे पहले इतना कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। और हाँ, इसको और क्लियर कर लीजिए कि जो इवनिंग स्टार है वो किसे कहा गया है, व्हाट इज इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार क्या है। सो योर आंसर विल बी, अगर जो हम इवनिंग स्टार की बात करें तो आपका आंसर होगा कि इवनिंग स्टार क्या है, इवनिंग स्टार इज होम स्ट्रीट, और रादर वी कैन कॉल इट होम। ये होम है, किसका होम है, ये होम है माइकल का, इजाबेल का, एंड दैट पर्टिकुलर होम स्ट्रीट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। उसको इवनिंग स्टार का नाम दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो यू कैन, ये इस तरह से भी आ सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि इवनिंग स्टार माइकल की, जो माइकल पोएम में इवनिंग स्टार है वो क्या है, तो आपका आंसर होगा कि माइकल का जो होम है वो इवनिंग स्टार है। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इवनिंग स्टार किस पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये माइकल में रिप्रेजेंट किया गया है, माइकल में दिखाया गया है। और ये जो इवनिंग स्टार है ये वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम माइकल का पार्ट है। एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस, तो मैं बात कर रहा था माइकल की। ये जो पोएम है माइकल, ये इतना आपके दिमाग में मुझे लगता है कि फिट हो चुका होगा, क्योंकि मैं इस शॉर्ट टाइम में ही आपको काफ़ी चीज़ें बार बार फोकस करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कारण वही है, क्योंकि इस स्टोरी में अंदर की स्टोरी से ज़्यादा जो मेन आउटलाइन पार्ट है उसके बारे में क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो इनको एक तरह से ट्रेस कर लीजिए, माइंड में बिल्कुल छाप लीजिए इन्हें। तो ये कैसी पोएम है माइकल, पेस्टोरल पोएम है। इसमें भी पेस्टोरल में बैलेड है। ये 491 इसमें लाइंस हैं। ये 1800 में पब्लिश हुई थी इन एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। और इसमें ये माइकल की कहानी है। माइकल कौन है, एक ओल्ड शेफर्ड है, एक एजिड मैन है माइकल। इजाबेल माइकल की वाइफ है, ल्यूक माइकल का बेटा है। और ये बहुत हार्ड वर्किंग मैन है जो माइकल है।
इजाबेल भी उसके साथ कोऑपरेट करती है और वो अपने कार्य को बड़ी सरलता के साथ वहां पर करते हैं, कठिन चट्टानों में मेहनत करते हैं और वहां पर एक ऐसा स्थान, मतलब जो पूरी तरह उपजाऊ नहीं है, वहां पर ये मेहनत करते हैं और अपना सरवाइव करते हैं, जिस स्थान पर सरवाइव करना भी कठिन होता है। लेकिन माइकल के ऊपर एक जिम्मेदारी है, ल्यूक की जिम्मेदारी है। और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बड़ी दूसरी जिम्मेदारी भी इसमें माइकल की एक और जिम्मेदारी है, उसको मैं भी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो माइकल का जो घर है, जहां पर वो रहते हैं, पृथ्वी जगह से जुड़े हुए हैं, जिस स्थान पर उनका जो निवास स्थान है, दैट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। उसको इवनिंग स्टार का नाम इसमें दिया गया है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो पेयर है दो, जो इस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान को हमने क्या कहा है? ये इवनिंग स्टार कहा है। अब माइकल जो है, जिसकी हम बात करें माइकल की, तो माइकल एक ऐसा फादर है जो अपने बच्चे के लिए पूरी, जिसे कहते हैं ना एक ट्रू फादर जो होता है, वो क्या चाहता है कि उसका जो बच्चा है, उसका जो बेटा है, वो सब चीजों को, सारी खुशी को हासिल करे। तो अपने बेटे के लिए पूरी कठिन मेहनत करता है और इसके साथ साथ ये अपने जो, जिसको कहते हैं डिवोटेड हस्बैंड, उस तरह से डिवोटेड हस्बैंड भी है जो कि अपनी पत्नी के प्रति भी पूरा डेडिकेटेड है। और यही कारण है कि ल्यूक जो है, ल्यूक के क्लोज पेरेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। मतलब दे आर क्वाइट क्लोज टू ल्यूक। ल्यूक के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, दोनों के दोनों ही माता पिता से ल्यूक का बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। लेकिन कहते हैं ना कि बचपन तो बचपन होता है, जैसा कि मैंने आपको ओडर इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में भी बताया था कि बचपन एक इस तरह से होता है जब ना तो कोई स्वार्थ होता है, ना ही कोई किसी प्रकार का लालच होता है। बस इंसान जो है वो मतलब आपस में एक दूसरे के बारे में सोचता है। तो वो एक ऐसा टाइम जहां पर केवल और केवल एक सच्ची ट्रू ह्यूमैनिटी हमें देखने को मिलती है, एक बॉन्ड ऑफ लव हमें देखने को मिलता है, प्रकृति के प्रति लगाव हमें देखने को मिलता है और एक सच्चाई हमें देखने को मिलती है। वो लिबर्टी, वो फ्रीडम, वो बचपन में ही देखने को मिलती है। तो बचपन का तो एक एहसास ही अलग होता है। तो जो ल्यूक है, ल्यूक बचपन में अपने माता पिता के प्रति बहुत ज्यादा क्लोज था। हम ये कह सकते हैं ल्यूक का और उनके पेरेंट का बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। माइकल का, ल्यूक का और इजाबेल का बहुत आपस में, ये जो थे बहुत ही आपस में मतलब एंजॉय करते थे। और ये अक्सर एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, जो माइकल और ल्यूक थे ये इस तरह से थे, जैसे कहते हैं ना कि फादर और सन फ्रेंड के रूप में रहते हैं, एक मित्र के रूप में रहते हैं। जब एक बच्चे के साथ पिता खेलता है तो खुद को क्या महसूस करता है? जैसे कि मानो वो भी एक बच्चा हो, तो वो बच्चे की तरह खुद को महसूस करता है। और यहां पर वो एक ओक ट्री पर, जो एक ह्यूज ओक ट्री था, अब ये ध्यान रखना, ओक ट्री, एक ह्यूज ओक ट्री था, एक बहुत विशाल ओक का वृक्ष था, ठीक है ना। ओक का जो ट्री था, ओक के ट्री के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स समथिंग होती है। तो एक ओक का ट्री था जिसकी ब्रांच पर ये दोनों बैठा करते थे। कौन कौन बैठा करते थे? माइकल और ल्यूक जो है, माइकल और ल्यूक दोनों के दोनों बैठते थे कहां पर? ओक ट्री पर। ध्यान रख लेना, माइकल और ल्यूक, ये ओक का एक वृक्ष है, ओक के वृक्ष पर कौन कौन बैठते थे? एक तो ये ल्यूक को चढ़ा दिया हमने इसके ऊपर, और दूसरा कौन? ये माइकल आ गए। तो ये माइकल और ल्यूक जो थे ये ओक ट्री पर बैठा करते थे। और एक चीज और दिमाग में बैठा लेनी है, इस ट्री को केवल ओक ट्री नहीं, इसको हम इस पोएम में क्लिपिंग ट्री के नाम से भी जानेंगे। तो ये ट्री क्या कहलाता है? इसको क्लिपिंग ट्री कहा जाता है। तो क्लिपिंग ट्री पर विच ट्री हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम माइकल पोएम में कौन सा ट्री मेंशन किया गया है जिसकी शाखा पर कौन बैठा करते थे? ये माइकल और ल्यूक एक साथ बैठा करते थे। तो योर आंसर विल बी ओक ट्री एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ ओक ट्री इज क्लिपिंग ट्री। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिपिंग ट्री पर जो माइकल और ओक थे ये दोनों बैठा करते थे।
तो इस तरह से माइकल और जो ल्यूक थे ये क्लिपिंग ट्री पर बैठा करते थे, और वो कौन सा वृक्ष था, वो ओक का वृक्ष था। दैट वॉज कॉल्ड क्लिपिंग ट्री। ओक का ट्री था जिसको क्लिपिंग ट्री कहा जाता था। तो उस पर कौन बैठते थे, माइकल और ल्यूक बैठते थे। ये भी माइंड में फिट कर लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर जो हम पोएम माइकल की बात करें तो मैं आपको मतलब माइकल से रिलेटेड लाइंस को अगर जो आप छोड़ दें, लाइंस को तो मैं इंपॉर्टेंट लाइंस आपको बताऊंगा ही, लाइंस को फिलहाल अगर जो आप छोड़ दें, हम बात करें कंटेंट की, स्टोरी की या आउटलाइन की कि क्या आ सकता है, तो वो मैं आपको बताता चल रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस पोएम माइकल से बनते हैं। अगर जो दोस्तों आपको समझाया हुआ अच्छा लग रहा हो या समझ में आता हो या आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपना रेस्पॉन्स भी जरूर देना। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये जो माइकल था, माइकल और ल्यूक कहां बैठते थे, ओक के ट्री पर बैठते थे जिसको क्लिपिंग ट्री कहा जाता था। कुल मिलाकर दे एंजॉयड देयर लाइफ, वो पूरी अपनी जो जिंदगी थी, अपनी जो लाइफ थी, जो एक बचपन था ल्यूक का, उसको पूरी तरह से एंजॉय करते थे। अब इसके बाद यहां पर क्या हुआ, ये मैंने आपको अभी 2 बार 2 टाइम्स यहां पर मैंने मेंशन किया होगा कि देयर वाज अ बर्डन अपॉन माइकल। माइकल के ऊपर एक बर्डन था। अब वो बर्डन क्या था, क्या वो बोझ था जो माइकल के ऊपर था, माइकल वास्तव में किस बोझ से लदा हुआ था, ये सबसे बड़ी बात थी कि कौन सा बोझ था माइकल के ऊपर जो माइकल को परेशान करता था। तो माइकल के ऊपर बोझ ये था कि माइकल का जो नेफ्यू था, माइकल ने अपने नेफ्यू के कर्ज की जिम्मेदारी ले ली थी और उसके लिए अपनी जो लैंड थी उसको श्योरिटी पर रख दिया था, मतलब एक तरह से गिरवी रख दिया था अपनी लैंड को माइकल ने। तो अब उसका जो एक बर्डन है वो माइकल के माइंड में रहता है कि कहीं ना कहीं उसको सेट फ्री करना है। तो मेन चीज वही है जो माइकल के माइंड में चलती है, और इसी वजह से माइकल ये भी चाहता है कि उसका जो बेटा ल्यूक है वो बाहर जाए और कुछ पैसे कमा कर लाए और वो अपने जो फादर का जो है हाथ इस तरह से बटाए। इस तरह से नहीं कि उसके साथ रहकर उसके काम को कर वो उसके साथ बटाए, तो बल्कि वो एक डिसीजन ये लेता है कि ल्यूक को जो है वो बाहर भेजा जाए और सिटी में भेजा जाए ल्यूक को, जबकि वो चाहते नहीं है, उनकी कोई डिजायर नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी उनको भेजने का मतलब एक तरह से भेजने का कारण क्या था, भेजने का कारण ये था क्योंकि उसका जो नेफ्यू था, ठीक है ना, उसने क्या था, वो जब डेब्ट्स में चल रहा था, बिल्कुल कर्ज में चल रहा था, तो उस समय एज ए श्योरिटी माइकल ने अपनी लैंड को रख दिया था। अब और किसके लिए, और अब क्या होगा आगे, जो ल्यूक है, ल्यूक को वो लैंड, वो ताकि उसको जो लैंड है जो उनकी एक तरह से सीज हो चुकी है, तो उसको छुटवाने के लिए वो ल्यूक को अपनी जो लैंड है वो एक तरह से उसको दे सके, तो उसके लिए वो चाहता है कि जो ल्यूक है वो कहां जाए, वो शहर जाए। सो देयर स्टार्ट्स मेन स्ट्रगल। यहां पर कहानी में मुख्य स्ट्रगल स्टार्ट होता है, मेन संघर्ष कहानी का यहां से स्टार्ट होता है, और यहां पर क्या होगा, एक सेपरेशन देखने को मिलेगा। अब एक अलगाव देखने को मिलेगा, और अलगाव कैसे देखने को मिलेगा, अलगाव देखने को मिलेगा पेरेंट्स से। किसका अलगाव, माइकल का अलगाव हमें पेरेंट्स से देखने को मिलेगा। तो केवल क्योंकि बिकॉज दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू सेंड द ल्यूक टू द सिटी, कि ल्यूक को वो कहां भेजें, शहर भेजें, और इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था कि वो कुछ मतलब दूसरा ऑप्शन वो इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अपना सकें। अब यहां पर क्या है, अब माइकल क्या करता है, माइकल पूरे के पूरे जो लार्ज रॉक है, पूरे के पूरे जो लार्ज रॉक है उसको ले करता है वहां पर, और इसके साथ साथ वो जो उसने कुछ प्रॉमिसेस जो दिए हैं, जो लैंड को लेकर है, उसको पूरा करने के लिए अपना पूरी तरह से प्रयत्न करता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि माइकल जो है, अब जब ल्यूक चला जाता है तो ल्यूक की यादों में खो जाता है। जैसे कि पेरेंट्स होते ही हैं, पेरेंट्स जो है वो बियर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहां कहां दूर दूर भेजते हैं, उनको बोर्डिंग्स भेजते हैं और इसके अलावा उनको विदेशों में भी भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन क्या वो सच में चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे दूर हो जाएं, उनसे दूर चले जाएं? शायद वो बिल्कुल नहीं चाहते।
वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे दूर चले जाएं, जरा से भी दूर हों, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बच्चों को अपने से दूर रखना पड़ता है, अपने से दूर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो वास्तव में कामयाब हों, वो एक अच्छी एक पोजीशन को हासिल करें, वो ऐसा चाहते हैं। इस वजह से वो बच्चों को बाहर भेज देते हैं और अपने दिल को भारी करके वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। लेकिन बाहर क्या होता है आपको पता ही होगा कि जब बच्चे को बाहर भेजा जाता है तो बच्चा, जो पेरेंट्स हैं वो तो इस इंटेंशन से भेजते हैं कि बच्चा अच्छा हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, लेकिन 80 to 90% केसेस में आपको यह देखने को मिलेगा कि बच्चे टेम्पर्ड हो जाते हैं। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों से इस प्रकार से मतलब पारिवारिक टच से छूट जाते हैं। बच्चे जो है वो बाहर की लाइफ से बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो जाते हैं, तो वो इस तरह के हो जाते हैं। और कभी कभी तो आपने जो एक्चुअल लाइफ है वहाँ पर देखा भी होगा कि किस प्रकार से वो अपने पेरेंट्स को ही ठग लेते हैं, अपने पेरेंट्स को ही धोखा दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब बच्चे को बाहर भेजा जाता है। और ऐसा ही एक रियलिस्टिक पिक्चर, जिसको हम कह सकते हैं रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी, समाज का वास्तविक दर्पण, समाज की वास्तविक एक पिक्चर वर्ड्सवर्थ ने यहां पर प्रेजेंट की है। वर्ड्सवर्थ जो है समाज की एक वास्तविक पिक्चर यहां पर दर्शाते हैं। किस रूप में दर्शाते हैं? जब माइकल ने ल्यूक को कहां भेज दिया, ल्यूक को सिटी भेज दिया, तो ल्यूक फॉल्स विक्टिम्स टू द टेम्पटेशन ऑफ सिटी लाइफ। ये क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूक किसका विक्टिम बनता है? तो आपका आंसर होगा टेम्पटेशन ऑफ सिटी लाइफ। जो शहर की लाइफ है उससे वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है, वो लाइफ उसको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचने लगती है, अपनी तरफ मोहने लगती है, अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। तो ऐसी लाइफ से ल्यूक बहुत ज्यादा टेम्प्टेड हो जाता है, ल्यूक बहुत ज्यादा जो है अपनी तरफ एक पजेसिव हो जाता है उस चीज के लिए। और कहीं ना कहीं द डिवोशन, द डेडिकेशन, द लव दैट गोज इन वेन एंड डिसअपियर्स, वो जो प्रेम है, वो जो डिवोशन था फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए, वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाता है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। दिस इज द नेचुरल कॉज दैट हैपेंस। ये एक नेचुरल सी चीज है जो होती है। माता पिता अपने बच्चों को सोचते हैं कि वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको बड़ा करेंगे, या फिर उसको अगर वो काम धंधे पर भी बाहर भेज रहे हैं तो वो अच्छे के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है वो बाहर की जिंदगी जीने लगता है और अपने परिवार को इग्नोर करने लगता है। ऐसा ही यहां पर किसके साथ होता है? ऐसा ही यहां पर होता है माइकल के साथ होता है। वो माइकल जो अपने बेटे के लिए पूरी तरह तत्पर है, अपने बेटे के लिए वो वर्क कर रहा है और वो चाहता है कि माइकल ये चाहता है कि ल्यूक वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह सरवाइव करे, फिर उनके पास वो आए। लेकिन ल्यूक जो है वो तो शहरी जीवन में मस्त हो चुका है, उसको तो वो शहरी जीवन ही भा चुका है। और इसके अलावा अब ये जो टाइम हुआ, अब ये सेपरेशन का जो समय हुआ, तो यहां पर हम एक तरह से यह भी कर सकते हैं कि हु रिप्लेस्ड ल्यूक, ल्यूक को किसने रिप्लेस्ड किया ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल टाइम। इस क्रिटिकल टाइम में ल्यूक को किसने रिप्लेस किया इन द लाइफ ऑफ माइकल एंड इजाबेल। इजाबेल और माइकल की लाइफ में ल्यूक का रिप्लेसमेंट क्या था? बच्चे का रिप्लेसमेंट तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन नेट में पूछा गया क्वेश्चन है तो मैं आपसे बता रहा हूं कि यह क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ ल्यूक। ल्यूक का रिप्लेसमेंट क्या था इन द एब्सेंस ऑफ ल्यूक। ल्यूक की एब्सेंस में ल्यूक का रिप्लेसमेंट क्या था? उनके माता पिता के लिए क्या रिप्लेसमेंट था? सो योर आंसर विल बी, आपका आंसर होगा डॉग। एक कुत्ता था जो माइकल के बहुत क्लोज था, तो वो जो डॉग था वही ल्यूक का रिप्लेसमेंट था। तो इसका मतलब जो माइकल था, माइकल ने उस समय जो कंपनी वो अपने बेटे के साथ रहा करता था, उसके बाद उसका जो साथ था उसके कुत्ते ने दिया था। कहते हैं ना कि जो कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं,
ये बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, इंसान से भी ज्यादा वफादार होते हैं। ऐसी ही एक वफादारी का निशान वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस पोएम माइकल में प्रेजेंट किया है। डॉग की फेथफुलनेस को यहां पर दर्शाया है किस रूप में कि जब माइकल जो था वो बाहर था, माइकल वहां पर नहीं, सॉरी, जब ल्यूक बाहर था और माइकल अकेला था, तो उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए एक कुत्ते ने, जो डॉग जो इसका कंपेनियन था, इसका साथी बना माइकल का, उसने ल्यूक को एक तरह से ये कह सकते हैं सिंबॉलिकली कि उसको रिप्लेस कर दिया, ल्यूक को रिप्लेस कर डाला। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो ल्यूक है, ल्यूक का रिप्लेसमेंट क्या हुआ, एक डॉग हुआ। लेकिन वो जो इच्छाएं थी, वो जो माइकल की इच्छाएं थी, माइकल की अभिलाषा थी, वो शायद अधूरी सी रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई। और एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में, when he was 80, जब वो 80 साल का था, माइकल की एज क्या थी जब 80 ईयर्स ओल्ड थी, when he was 80 ईयर्स ओल्ड, तो उस समय क्या हुआ, he died away, तो उसकी मृत्यु हो गई, माइकल की मृत्यु हो गई, लेकिन ल्यूक नहीं आया। माइकल की डेथ हो गई लेकिन ल्यूक नहीं आया, और इसके साथ साथ 3 साल बाद इजाबेल भी चल बसी। तो ये इस तरह से एक पैथेटिक, एक मेलंकोलिक स्ट्रेन भी लेकर आती है ये कविता, एक दर्द को भी अपने साथ लेकर आती है। तो कुल मिलाकर ये पोएम है। अब इसका बैकग्राउंड कैसा है, नेचुरल बैकग्राउंड, तो जब मैं आपको पोएटिक लाइंस आपको बताऊंगा इस कविता की, उसके साथ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कहां का सीन है, क्या दृश्य है, कौन सा स्थान है, तो वो और भी आपको आनंद आएगा और एंजॉय करेंगे आप उस कविता को पढ़ना। आई होप कि आनंद तो आना चालू हो गया होगा, कि समझ में आना तो चालू हो गया होगा। कि सबसे बड़ी चीज है कि अगर जो आप समझ रहे हैं या समझा रहे हैं किसी को, तो उस कविता की रूह में उतरना पड़ता है। और मैं आपसे यही सजेशन हमेशा देता हूं कि आप समझें तो पूरे डीप में जाके समझें उस चीज को, उसको एंजॉयमेंट के रूप में समझें, तब आप वास्तव में इसको पूरी तरह समझ पाएंगे। नहीं तो लिटरेचर को जो है ना, फिर तो लिटरेचर बोरियत लगती है, ये लगता है कि इतना सब कुछ पढ़ना, इतना सुनना। अरे मैं कहता हूं दिल से सुनो, ध्यान से सुनो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किताबें की जो क्वेश्चंस है ना, जब आप उसको बाद में पढ़ोगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में, तो फिर आपको आपका क्विकली आंसर होगा। मुझे नहीं लगता कि फिर क्वेश्चन आंसर याद करने की भी जरूरत होगी, और ये आपको पता भी चल गया होगा। जो स्टाइल में फॉलो कर रहा हूं उस स्टाइल के माध्यम से आपको ये चीज क्लियर भी हो गई होगी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, और फिर कल मैं आपको इसकी जो मेन लाइंस हैं वो आपके साथ मैं यहां पर शेयर करूंगा, उनको डिस्कस हम करेंगे, और सैटरडे में रिवीजन होगा। तो ये मैं बता देता हूं क्योंकि अभी हमारी माइकल पोएम है, ये अधूरी है, इसको भी पूरा करना है, और भी कुछ है तो, लेकिन सैटरडे में अब हम रिवीजन के लिए, मैं सैटरडे में आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। आपका जो टाइम है उसी टाइम पर मैं लाइव आपके साथ जुड़ूंगा। और हाँ, ये 2-3 कैंडिडेट्स का ये सवाल था कि सर क्या कहते हैं, हमें उसी टाइम पर, जो हमारा टाइम था उसी टाइम पर लिंक भेज दिया करो। वो मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्या पहले क्या था, जब मैं लाइव आता था तो उस समय मैं डायरेक्ट आपसे जुड़ जाता था, उससे प्रीवियस भी मेरे बैचेस होते हैं, तो अब उन बैचेस को एडजस्ट कर पाना थोड़ा कठिन होता है। तो इस वजह से मैं आपको एट दैट टाइम लिंक नहीं दे पाता, ये कारण है, बाकी कुछ नहीं है। फिर मैं बाद में बनाना चालू करता हूं, बैचेस को ऑफ करने के बाद में फिर वीडियो को बनाना चालू करता हूं, तो वो लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो ये कारण है कि आप तक थोड़ा सा लेट पहुंचता है, बट मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा बैच को एडजस्टमेंट करके आगे पीछे करके फिर मैं आपके टाइम पर ही आपकी जो वीडियोस है वो आपको सेंड कर दूं। एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके उस पर आपको सेंड कर दी जाएगी। तो उसके लिए तो थोड़ा सा मैं अपोलोजाइज करता हूं इस चीज़ को, बट अपनी तरफ से मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें समझ में आए। और ये अब आपको भी पता चल चुका होगा कि चाहे मोड रिकॉर्डेड हो, चाहे मोड लाइव हो, पर्पस है सीखना और सिखाना, और वो पूरी तरह से हो भी पा रहा है। और मुझे भी लग रहा है कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज में देखने को मिल जाता है। तो ये जो पोएम है माइकल, ये एक पेस्टोरल पोएम है, इस पेस्टोरल बैलेड है। ये 1800 में जो इनके लिरिकल बैलेड के एडिशन में पब्लिश हुई थी। 491 इसमें लाइन्स हैं,
ठीक है, ये एक जो पेस्टोरल बैकग्राउंड से डील करती है। ये कहानी माइकल की है जो कि एक शेफर्ड है और एक ओल्ड शेफर्ड है। ओल्ड शेफर्ड एक एजिड मैन है और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो बच्चा हुआ था ना, ल्यूक जो पैदा हुआ था, वो इनकी जो एजिड लाइफ थी उसी में हम कह सकते हैं कि इनकी एक मैच्योर्ड लाइफ में वो पैदा हुआ था ल्यूक, और उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, इनको बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत क्लोज थे। ल्यूक भी बहुत क्लोज था इनके। इजाबेल ल्यूक की मदर है, माइकल की वाइफ है, और इसके अलावा एक नेफ्यू इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। और ये पूरी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इनका जो घर है, जिस स्थान पर ये रहते हैं, उसको इवनिंग स्टार के नाम से मेंशन किया गया है। और एक पेड़ था जिस पर ये मतलब जिसकी शाखाओं पर बैठ जाया करते थे, जो वो ओक ट्री उसको कहते हैं, जिसको क्लिपिंग ट्री का भी नाम दिया गया है। तो ये सब कुछ इस पोएम में आया। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह से माइकल की लाइफ थी, कैसे उसने लीड की, क्या वो अपने बच्चे के लिए चाहता था और क्या उसने नहीं किया, लेकिन किस प्रकार से ल्यूक से उसको जो एक्सपेक्ट नहीं था वो चीज उसको सहनी पड़ी। एक सीधे साधे माता पिता को एक तरह से ये कह सकते हैं कि कष्ट सहना पड़ा। एक मेलनकलिक स्ट्रेन यहां पर हमें देखने को मिला है। दोस्तों, कराने को अब ये है कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नेक्स्ट जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें मैं आपको इसकी लाइंस आपके साथ इसकी शेयर करूंगा, जो मेन लाइंस है। उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया हो और इसका पोएम का बेस समझ में आ गया हो और इसका कंटेंट आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।